हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फिर उसके बाद हम जाएंगे ग्राम्स लॉ और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो दो ठो लॉ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे डाल्टन क्या कहता है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ पर गैसियस स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो पहले देखेंगे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो लिखें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल, मतलब एक एक। ठीक है, सिंगल। पहले समझते हैं क्या बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, कि पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि व्हेन, पहले लिख दें फिर हम पूरा क्लियर इसको बताएंगे। ठीक है, व्हेन टू और मोर केमिकली inert, when two or more chemically inert gases are enclosed, when two or more chemically inert gases are enclosed in a vessel, the pressure, ध्यान सुनना, the pressure exerted by the mixture of gases will be equal to the sum of partial और इंडिविजुअल लिख दो, सम ऑफ पार्शियल और इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो भाई इसको पूरा अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, क्या बोला कि जब दो या दो से ज्यादा केमिकल इनर्ट गैसेस आर एनक्लोज्ड इन ए वेसल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इनर्ट, केमिकल इनर्ट गैस है, यानी जो कि आपस में नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर वो है, यानी देखो अगर आपके पास दो गैस है, मान लो आपके पास ये एक मैं वेसल में रख दिया, क्या रख दिया, एक वेसल में रख दिया। ठीक है, यहाँ पर एक गैस है, मान लो यहाँ पर N2 गैस है, चलो N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है और यहाँ पर आपका क्या है, O2 गैस है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते। सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इनर्ट गैस होता है ये। ठीक है, आपस में नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों का मिक्सचर में मिला दूं, ये दोनों को मिला दूं, तो यहाँ पर एक वेसल बनाया यहाँ पर मिक्सचर है, यानी आपका N2 और यहाँ पर O2 दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ध्यान सुनना, तो यहाँ पर N2 और O2 जो आपका गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि when two or more chemical inert gases are enclosed in a vessel, the pressure exerted by the mixture of gas pressure will be equal to the sum of the partial pressure। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो N2 है और O2 है, यानी दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल भी होगा, यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल भी होगा ना,
यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल भी होगा, यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल भी होगा और O2 मॉलिक्यूल भी होगा। तो ये दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा, O2 का अलग होगा, इसका अलग होगा। यहाँ पर जो इंडिविजुअल मतलब एक एक जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग जो प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट करेंगे वेसल और या फिर कहूँ वाल में, तो ये दोनों का प्रेशर, ध्यान सुना, ये दोनों का प्रेशर यानी PN2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यानी सिर्फ N2 का, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल मतलब एक एक का। यहाँ 2 में गैस लिया हूं, आप चाहो तो 3 ले सकते हो। तो N2 प्लस PO2 जो कि बराबर होगा P टोटल के साथ, P टोटल के साथ, ठीक है। तो ये कहता है सिंपल डाल्टन, क्या बोलता है कि अगर आपके पास 2 केमिकल इनर्ट गैस है ठीक है, केमिकली इनर्ट गैस है तो उसका जो मिक्सचर ऑफ गैस होगा, यह मिक्सचर ऑफ गैस का एक एक का इंडिविजुअल प्रेशर, उसका प्रेशर का सम यानी प्लस सम आपका P टोटल के साथ इक्वल होगा। यानी यहाँ पर जितना टोटल जितना आपका मॉलिक्यूल्स होगा वो सबका प्रेशर यानी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर यानी एक एक मॉलिक्यूल का प्रेशर मिलकर P टोटल मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल कहता है क्या, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो समझ में नहीं आया और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, वही चीज मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके पास ये क्लोज वेसल है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैस है, मान लो 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल यानी सब अलग अलग क्या है आपका गैस है, ठीक है, ठीक है। अब ये सब अलग अलग गैस है तो सभी एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, सभी एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, यानी 1 एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, एक प्रेशर डालेगा, 2 एक डालेगा, 3 एक डालेगा, 4 एक डालेगा। यानी यहां पर डाल्टन ये कहता है कि ये सभी का सम आपका टोटल प्रेशर होगा। ये सभी प्रेशर को अगर हम जोड़ देते हैं यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 कर देंगे तो भाई P टोटल मिलेगा आपको। ये सिंपल बताता है कौन, डाल्टन, ठीक है। समझ में आ गया डाल्टन वाला कहानी, डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यानी जो इंडिविजुअल गैस होगा वो सबका प्रेशर को जोड़ेंगे तो आपका टोटल मिक्सचर गैस का आपका प्रेशर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? बात सिंपल है भाई। चलो इसको मिटा दें, ये बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए वैसे डाल्टन्स लॉ आगे बहुत जगह आपका यूज होगा, आप 12th करोगे तो भी वहां पर यूज होगा, है ना। चलिए अब देखो, अब ये जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर जो हम पढ़े, यहाँ पर जो ये क्या होता है पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, ये सब क्या है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 मतलब 1 नंबर गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 यानी 2 नंबर का, ठीक है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन को यूज करके हम पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखो पार्शियल प्रेशर अब हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान सुनना। अब ग्राम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां से आपका न्यूमेरिकल बहुत बनेगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर हम निकालेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। चलिए यहाँ पर बस थ्योरी में आपको बताया। चलो अब हम पढ़े आइडियल गैस इक्वेशन जो था PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। जैसे मैं अब बताया कि आपके पास एक क्लोज वेसल है या फिर कोई भी वेसल, ओपन वेसल जो भी है वेसल, यहाँ पर मिक्सर गैस है, 1 है 2 है 3 है, मान लो 3 ठो आपका गैस है, गैस मॉलिक्यूल है। तो ये एक प्रेशर डालेगा, ये एक प्रेशर डालेगा, ये एक प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो देखो अगर ये n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी गैस कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से P निकालूंगा, P मतलब पूरा गैस का प्रेशर होता है, हम पढ़े थे, है ना। P मतलब गैस का प्रेशर, P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, nRT/V लिख सकते हैं ना। चलो अब ये सिर्फ प्रेशर का था, अगर हम एक प्रेशर का निकालेंगे, एक गैस का निकालेंगे, अगर 1 का निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू N1 लिख सकता हूँ,
क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होगा, सभी गैस का नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होगा। तो ये n लिखा, n1 लिखा, और ये RT/V हो गया। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बस नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ठीक P2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, N2, मान लेता हूँ इसको N2 है, यानी 2 नंबर मॉलिक्यूल, यानी 2 नंबर मॉलिक्यूल आपका, उसका नंबर ऑफ मोल्स मान लेता हूँ N2 है, डिफरेंट होगा ऑब्वियसली RT/V। ऐसे P3 करूँगा तो N3 RT/V। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2 बनाओ, इसको इक्वेशन 3 बनाओ। चलो इतना दूर तक क्लियर हुआ। तो डाल्टन्स क्या कहता है कि ना P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर P1 का वैल्यू हम डाल सकते हैं, ये N1 प्लस P1 इज इक्वल टू क्या आया आपका, N1 RT/V प्लस N2 RT/V प्लस N3 RT/V हम भी लिख सकते हैं। और अगर 4 ठो दिया है तो फिर N4 हो जाएगा, 5 दिया है तो N5 हो जाएगा। अगर मैं यह सबसे कॉमन ले जाता हूँ तो RT/V कॉमन जाएगा, RT/V कॉमन जाएगा, तो बचेगा क्या, N1 N2 और N3। ठीक है, N1 N2 और N3, और N1 प्लस, अब चाहो तो 2 ठो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। R2 RT/V, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N1 N2 और N3 इंटू RT/V, इसको आगे इसको पीछे रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मिटाया। अब अगर इक्वेशन 1 में मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन और ऐसे कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है ना, एक फॉर्मूला हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये इसको इक्वेशन में 4 दे दिया। ठीक है, अगर मैं ध्यान सुनना, ये P टोटल आ गया, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसको इक्वेशन 1 को P टोटल से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा ना, P1 बाई क्या होगा, P टोटल, है ना, P टोटल इज इक्वल टू N1 बाई ये हो जाएगा, है ना, N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, RT, देखो RT/V है, RT/V, और इधर भी RT/V है, RT/V डिवाइड कर दिया, है ना, समझ में आया, पूरा क्लियर बात। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब अगर पढ़े, हाँ हम सोम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान सुन, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होता है X, यानी मोल फ्रैक्शन होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये आगे से पढ़े होंगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ठीक है, आप चाहो गैस में लो या फिर कोई भी सॉल्यूशन में लो, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम n में डिनोट करते थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, है ना, ऐसे लेते थे। इसका क्या होता है फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन। इसका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये तो कट गया। अब देखो P1 इज इक्वल टू, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स यानी एक, यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल का, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी 3 ठो हम क्या लिए हैं, गैस लिए हैं, तो तीनों का मोल्स का सम, यानी क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन, यानी X लिख सकते हैं। ये P टोटल है। अगर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे किसका, फर्स्ट मॉलिक्यूल का, हम वेसल में 3 ठो मॉलिक्यूल लिए थे, है ना, तो P1 का अगर निकालेंगे तो PT इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल। तो भाई निकल गया ना कि मोल फ्रैक्शन, यानी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है 1 मॉलिक्यूल का, पहला वाला मॉलिक्यूल का, P टोटल करोगे तो पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या मिल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल का, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल। पूरा क्लियर बात। ठीक, ऐसे आप अगर निकालोगे P2 का तो क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा, P2 जगह वही होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ P टोटल। P3 का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका, P2 का, यहाँ पर 2 मतलब यहाँ पर 1 का ही करना है मोल फ्रैक्शन, इसका 1 का, ये 2 का करोगे, ये 3 का करोगे। ठीक है, तो ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया, आप कह सकते हैं,
वैसे यहाँ से हम सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो P1 का यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल का ही करना है और उसका टोटल करना है। P2 यानी पार्शियल प्रेशर 2 नंबर मॉलिक्यूल का करोगे तो मोल फ्रैक्शन वही 2 नंबर का मोल फ्रैक्शन और P टोटल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका क्या होता है टोटल प्रेशर, ये आपका क्या होता है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये कहानी होता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल कर देना, हो गया। चलिए ग्राम्स लॉ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम सवाल लेंगे बहुत सारा, ठीक है, दिख रहा है, चलिए समझ में आ गया पूरा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो वो जो एक गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर जो एग्जर्ट करेंगे यानी प्रेशर जो डालेंगे वो सबका सम आपका पूरा गैस मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा। सिंपल बताते हैं। चलिए अब हम जाएंगे ग्राम्स लॉ। अब लिखिए ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ, वैसे किताब में इसको लिखता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वैसे ये बोर्ड में बहुत कम चांस है ये सब में टॉपिक में आएगा, ये कंपटीशन के लिए है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। मुझे बताओ डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन और इफ्यूजन भी लिख सकते हो, है ना, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। हाँ, अब मुझे बताओ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है। देखो डिफ्यूजन मतलब सिंपल है, डिफ्यूज होना यानी स्प्रेड होना, है ना, स्प्रेड होना और आपका स्पेस में जाना, ठीक है। आप अगर आपके पास कोई गैस है तो अगर डिफ्यूज हो रहा है यानी स्प्रेड है, फैल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे डिफ्यूजन बोलेंगे। और इफ्यूजन मतलब समझना कि इफ्यूजन क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका गैस होता है ना, जो आप गैस यूज करते हैं घर में, अगर वो गैस लीक करता है, अगर वो गैस लीक करता है तो वो होता है आपका डिफ्यूजन, यानी वो जो गैस निकल रहा है, वो जो गैस निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं इफ्यूजन। क्यों इफ्यूजन कहे, क्योंकि लीक मतलब समझना है, जो लीक हम लीकिंग बोलते हैं ना, गैस लीक हो रहा है। लीक मतलब कि ये है कि जो आपका गैस में सिलेंडर में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है और ऊपर से एक टिन्नी होल होता है ना, मतलब एक छेद टाइप का होता है, छेद से क्या होता है निकलता है गैस, यानी वो आपका क्या होता है इफ्यूजन होता है। यानी सिंपल आप कहोगे इफ्यूजन को भी डिफ्यूजन कहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफ्यूजन को इफ्यूजन नहीं कह सकते। ध्यान सुनना, इफ्यूजन को डिफ्यूजन कह सकते हो, है ना, डिफ्यूजन को इफ्यूजन नहीं कह सकते, ठीक है। तो पहले लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहले तो मैं आपको बताता हूं डिफ्यूजन क्या, तो पहले समझ जाओ, ये फील कर लो, ठीक है। वैसे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है ना, स्प्रेडिंग होता है। क्या होता है स्प्रेडिंग, स्प्रेड होना, SPREADING, स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, spreading of gas molecules throughout space, है ना। जो आपका गैस मॉलिक्यूल होता है स्पेस में जो आपका जाता है, स्प्रेड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। हाँ, अब इफ्यूजन का कहानी देखो, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, है ना। इफ्यूजन मतलब क्या होता है, इफ्यूजन मतलब क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऐसे लिख दो, प्रोसेस in which a gas under process escape under आपका प्रेशर, अंडर प्रेशर escape out of a tinny
टिन्नी होल, टिन्नी होल, टिन्नी होल इन ए वेसल। ठीक है, ये होता है क्या होता है इफ्यूजन। इफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जहां पर कि हाई प्रेशर होता है वेसल का, और हाई प्रेशर होता है और एक टिन्नी होल होता है, यानी पतला छेद टाइप का होता है। उस छेद से आपका क्या होता है, गैस लीक करता है, गैस आपका लीक करता है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। ठीक है, आपके पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास एक गैस सिलेंडर है, ऐसा होता है ना गैस, आपके पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, गैस सिलेंडर होता है। तो यहाँ पर जो आपका छेद, मतलब यहाँ से अगर मान लो लीक कर गया, यानी यहाँ पर जो टिन्नी होल मतलब हो जाएगा, ये होल से क्या होगा, आपका गैस लीक करेगा। सिंपल होता है भाई, एक छोटा होल से गैस अगर निकल रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफ्यूजन बोलेंगे। वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। वजह से आपका होता है ना टायर पंक्चर हो गया बोलते हो, किस लिए, क्योंकि एक कील जो घुस जाता है, यानी छोटा छेद हो जाता है, तो आपका गैस निकल जाता है, यानी वो इफ्यूजन प्रोसेस हो गया। ठीक है, अगर जैसे मैं बोलूं पानी को बॉयल किए तो इवापोरेट हो गया, वो डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा, है ना। चलिए, ये तो कहानी हो गया, समझ में आया। अब देखो ग्राम्स लॉ का कहानी क्या है। ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में बता दो। ग्राम्स लॉ क्या कहा कि ग्राम्स लॉ क्या कहा, सपोज मान लो वैसे डिफ्यूजन और इफ्यूजन का दोनों का फॉर्मूला हम सेम ही बताएंगे, वही सेम ही होता है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक वेसल है और आपके पास एक कंटेनर है, और यहाँ पर आपका मान लो दो गैस है, मान लो एक नंबर गैस है, दो ठो गैस है, और एक 2 नंबर गैस है, दो ठो गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम जो भी गैस है, दो ठो गैस है आपके पास। ठीक है, मान लो ये पहला वाला मॉलिक्यूल यानी पहला वाला गैस का डिफ्यूजन मान लो D1 हुआ, ये इसका डिफ्यूजन D2 हुआ, यानी ये इसका डिफ्यूजन D1, इसका डिफ्यूजन D2। अब समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या कहता है। देखो पहले डिफ्यूजन समझो क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी जो गैस मॉलिक्यूल जो निकलेंगे, स्प्रेड आउट होंगे, यानी उसका रेट, कितना रेट में डिफ्यूज होंगे। तो इन्होंने कहा कि रेट, ध्यान सुनना, रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर क्या होगा ना, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज और इफ्यूज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन, बाय टाइम लिख दो। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कंटेनर है तो गैस जो कितना रेट में डिफ्यूज हो रहा है या फिर इफ्यूज हो रहा है, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, यानी कितना वॉल्यूम, यानी कितना, मान लो वॉल्यूम ml है, मान लो पहला वाला मॉलिक्यूल यानी 1 नंबर गैस आपका 1 लीटर यानी उसका वॉल्यूम, मान लो 1 लीटर गैस क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, और मान लो 2 सेकेंड में, मान लो 1 मिनट में 1 लीटर आपका गैस डिफ्यूज हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे ना, 1 लीटर बाई क्या लिखोगे, 1 मिनट, है ना। मान लो 2 लीटर, मान लो 2 लीटर 1 मिनट में 2 लीटर आपका डिफ्यूज हो रहा है। वही चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, यानी कितना गैस डिफ्यूज हुआ पर सेकेंड में, पर सेकेंड, वैसे हम सेकेंड लेते हैं, यूनिट, टाइम मिनट हो या फिर आवर हो, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, कितना वॉल्यूम यानी कितना ml या फिर लीटर आपका गैस डिफ्यूज हो रहा है पर टाइम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है पर क्लियर, यानी सिंपल हम बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। वैसे हम डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम R लेते हैं, क्या लेते हैं, R लेते हैं। तो R इक्वल हम फॉर्मूला बना सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज यानी V लिख सकते हैं, बाई टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, T ले सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाई T, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड पर टाइम। टाइम आपका सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है। ठीक है, पर टाइम में कितना आपका गैस क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन का रेट। इतना दूर तक समझ में आ गया। चलो, ये जो डिफ्यूजन का कहानी आपका ग्राम्स एक फॉर्मूला दिया, एक रेशियो बताया, ध्यान सुनना, ये समझ में आ गया। चलो मान लो आपके पास एक वेसल में 2 ठो गैस है, 1 गैस और 2 गैस।
एक और दो में लिखा, आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, 1 नंबर गैस और 2 नंबर गैस। और 1 नंबर गैस का मान लो इसका मान लो, सॉरी D2 नहीं, इसका मान लो रेट ऑफ इसका डिफ्यूजन मान लो R1 है और इसका मान लो R2 है। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, मतलब V/T R1 है, इसका V/T R2 है, ठीक है। और मान लो इसका डेंसिटी मान लो D1 है और इसका डेंसिटी मान लो D2 है। यानी पहला वाला गैस का डेंसिटी, ये क्या होता है डेंसिटी, मान लो इसका डेंसिटी क्या है, इसका डेंसिटी D1 है और इसका डेंसिटी क्या है D2 है। तो ग्राम्स क्या कहता है, ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, ग्राम्स लॉ क्या कहता है कि आपका जो R1 यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस यानी 2 नंबर गैस R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट होगा D2 बाई D1। ये रेशियो बताया कौन, ग्राम ने, ठीक है। ग्राम्स लॉ इसको कहते हैं, ठीक है। ग्राम्स लॉ ये बताता है कि R1 बाई R2 यानी फर्स्ट गैस बाई सेकेंड गैस का रेशियो हमेशा D2 बाई D1 होगा। अगर इसको उल्टाते हो तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। तो D2 बाई D1 का रूट होता है, कौन बोल रहा है, ये ग्राम, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आ गया। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू D2 बाई D1, है ना। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ 1 नंबर गैस का, ये डेंसिटी ऑफ 2 नंबर गैस का, ठीक है। चलिए अब यहां से हम ये जो वेसल का हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, देखो मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो गैस का, मॉलिक्यूलर मास निकालना तो बहुत ईजी इसके जैसा होगा ना। R1 बाई R2 इज इक्वल टू M, मान लो M2 बाई M1 लिख देता हूँ, ठीक है। इसका रूट ओवर ये याद कर लो, ठीक है। यानी फर्स्ट M1 2 मतलब समझना, 1 मतलब फर्स्ट गैस का, 2 मतलब 2 नंबर, यानी सेकेंड गैस का मॉलिक्यूलर मास बाय फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूलर मास का अंडर रूट। ये होता है आपका क्या, मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला। मान लो आपके पास R1 R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया और आपको पूछा है M2 या फिर M1 का आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा, ठीक है। यानी फर्स्ट गैस का या फिर सेकंड गैस का पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं सवाल करवाऊंगा बहुत सारा, ठीक है। पूरा क्लियर, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इक्वल टू D2 बाई D1 का रूट, यहाँ पर R1 बाई R2 इक्वल टू M2 बाई M1 का रूट, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये साइड इक्वल हुआ तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1 का रूट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, D2 बाई D1 का रूट, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर बात, पूरा क्लियर, देखो, ठीक है। चलो और भी हम एक चीज लिख सकते हैं, देखो अगर देखो यहां पर जैसे R1 बाई R2, वैसे मुझे बताओ R1 मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन फर्स्ट गैस का, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, V बाई टी, है ना। R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V बाई टी। तो R1 कर दूंगा तो V बाई टी। मान लेते हैं कि ये आपका गैस, इस R1 का मान लो वॉल्यूम, इसका जो मान लो वॉल्यूम क्या है भाई, V है, और टाइम कितना लग रहा है, T, ठीक है। यानी पर टाइम में V वॉल्यूम डिफ्यूज कर रहा है। तो R1 जगह पर मैं V बाई टी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो V1 लिख देता हूँ, मान लो वॉल्यूम इसका क्या है, V1 है, और इसका क्या है, मान लो वॉल्यूम V2 है, ठीक है। पर टाइम पे टाइम दोनों का सेम है, दोनों का टाइम सेम है। मान लो T टाइम में ये V1 गैस क्या करा, डिफ्यूज करा, ये V2 गैस डिफ्यूज करा है। तो V1 बाई टी, और इसको हम लिख सकता हूँ V2 बाई टी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, T कट जाएगा, यानी V1 बाई V2 में लिख सकता हूँ,
V1/V2 अगर वॉल्यूम के साथ हम अगर इसको लिंक करेंगे तो भाई V1/V2 हो गया। यानी भाई हम लिख सकते हैं कि R1/R2 इसके साथ भी इक्वल, इसके साथ भी इक्वल और इसके साथ भी इक्वल हो रहा है। यानी मैं लिख सकता हूं M2/M1 का रूट इज इक्वल टू D2/D1 का रूट इज इक्वल टू V1/V2 का रूट नहीं होगा, ये सिंपल रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद कर लो, हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये R1/R2 इज इक्वल टू ये तीनों इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम नया चीज एक निकालेंगे। अगर मान लो गैस का प्रेशर, ये दो गैस का प्रेशर डिफरेंट है, वन का प्रेशर अलग है, इसका अलग है। अगर प्रेशर डिफरेंट है तो हम कैसे R1/R2 निकाल पाएंगे, है ना। यानी ग्राम का जो फॉर्मूला दिया R1/R2 का रेशियो, उसका क्या होगा। और प्रेशर डिफरेंट है, टेम्परेचर सेम है लेकिन प्रेशर डिफरेंट है। देखो पहला फॉर्मूला लिखते जाओ। इफ अगर गैस का और गैसेस का, अगर गैसेस का डिफरेंट प्रेशर है, क्या है, डिफरेंट प्रेशर है और सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर, तो क्या रिलेशन होगा, टेम्परेचर सेम है। तो ये रिलेशन दिया ग्राम ने R1/R2 इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, यानी फर्स्ट मान लो फर्स्ट गैस का प्रेशर P1 और सेकेंड गैस का प्रेशर P2, दोनों का रेशियो इनटू क्या बोला ना M2/M1। ठीक है, अगर ये इक्वल टू ये हुआ तो हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं P1/P2 इक्वल टू, अगर डेंसिटी के साथ रिलेशन लिखूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपको प्रेशर दे दिया है, डिफरेंट प्रेशर दे दिया है, आपको मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया, ये दोनों गिवन है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सब डाटा अगर दे दिया, मान लो मॉलिक्यूलर मास 2 नंबर गैस का पूछ लिया तो निकाल सकते हो, या फिर इसका पूछ सकता है, या फिर प्रेशर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला नोट कर लो। अगर डिफरेंट प्रेशर है, मान लो इसका प्रेशर P1 है, मैं लिखा, और इसका प्रेशर 2 नंबर मॉलिक्यूल का P2 है, तो ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंट है, प्रेशर सेम है, तो क्या होगा। तो ये भी एक रिलेशन दिया ग्राम कि अगर टेम्परेचर डिफरेंट है, अगर टेम्परेचर डिफरेंट, मान लो पहला वाला गैस का T1 है, दूसरा वाला T2 है, तो क्या होगा, ध्यान सुनना। अगर डिफरेंट प्रेशर है, सॉरी डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट टेम्परेचर है। ठीक है, मान लो फर्स्ट गैस का टेम्परेचर T1 है और सेकेंड गैस का प्रेशर T2 है, तो ग्राम बताया R1/R2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, ध्यान सुनना, T1 D2/T2 D1 का रूट, ये दिया। आप चाहो तो इसको मॉलिक्यूलर मास से भी लिख सकते हो, M2 और T2 M1 का रूट। ठीक है, चलिए इतना नोट करें, हो गया आपका काम, फॉर्मूला सब। अब ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और आगे का जो बताया ये वाला, ये 3 ठो आपका सब न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। इतना पहले लिख ले, फिर हम सवाल बहुत सारा करेंगे नीट का। ठीक है, चलिए लिख लें फटाफट, देन हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया पर क्लियर बात। आप सवाल करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए आगे हम सवाल करते हैं। चलिए एक एक सवाल करते जाएंगे। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछा है आपको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैस, यानी 2 गैस है, 2 गैसेस A एंड B, 2 गैस है, नाम दे दिया A B, हम 1 2 लिखे थे, यहां पर A B दिया। ठीक है, डिफ्यूज थ्रू
देखो भाई, डिफ्यूज, इफ्यूज जो भी दे सकता है। थ्रो ए पोरस पॉट, मतलब एक वेसल है, पोरस पॉट इन 20 and 10 सेकेंड, 20 and 10 seconds। इफ, ध्यान सुनना, इफ molecular mass of A is दे दिया 80 दे दिया, तो आपको पूछा है कैलकुलेट molecular mass ऑफ बी। ठीक है, आपको बी का मोलिकुलर मास निकालना होगा। ठीक है, क्या दिया है पहले समझो कि अगर आपके एक पोरस पॉट है, यानी एक वेसल है, मान लो है, एक वेसल है आपके पास, एक वेसल में दो गैस का मिक्सचर है, ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, अब इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है आपका, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है 20 सेकेंड, यानी डिफ्यूज हो रहा है। कितना डिफ्यूज में, कितना टाइम नहीं दिया है, मतलब डिफ्यूज हो रहा है, कितना वॉल्यूम, कितना टाइम लग रहा है डिफ्यूज होने में, इसको 20 सेकेंड और बी को आपका 10 सेकेंड लग रहा है। और आपको बोल दिया है कि ए का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 80, क्या दे दिया है 80 ग्राम पर मोल दे दिया। ठीक है, यूनिट नहीं दिया, लेकिन हम तो जानते हैं ना मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। और बी का नहीं दिया है, तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, यानी एम चाहिए। ठीक है, यानी M2 चाहिए। ठीक है, तो करेंगे कैसे भाई, वही हम जानते हैं R1/R2। अब देखो, हमको भी दे दिया, हम क्या जानते हैं, R = V/T जानते हैं ना, वॉल्यूम पर टाइम। तो भाई वॉल्यूम नहीं दिया है, टाइम दे दिया है। टाइम कितना दिया, एक का 20, एक का कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है, तो R1 मतलब R1/R2 मतलब R1 मतलब A का करेंगे, R2 मतलब B का करेंगे, है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन A = हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय क्या लिख सकते हैं, T। तो टाइम यहाँ पर दे दिया ना, कितना दिया है 20 दिया है ना, तो लिख सकता हूँ मैं 20, है ना। और ठीक है से V बाय क्या लिख सकता हूँ, B नंबर का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या दिया है भाई, ये दिया है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इज इक्वल टू, हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मास लिया। डेंसिटी वाला रिलेशन नहीं लाना है आपको, ये वो फॉर्मूला नहीं लाना है। तो क्या कौन सा लाना है, पहला वाला M2/M1 का रूट कर सकता हूं मैं। ठीक है, ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। अब इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हमारा, ये तो चेंज हो गया ना इसमें। तो देखो अब भी कट गया, तो यह क्या हो जाएगा भाई, 10 ऊपर आएगा, यानी कट जाएगा 10 × 2, यानी आपका 1/2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू M2 मतलब 2 मतलब B है और 1 मतलब A है ना। तो हमको मॉलिक्यूलर मास किसका चाहिए, हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ A दे दिया, कितना दिया है 80 दे दिया है, दिख रहा है ना। तो A का दे दिया मॉलिक्यूलर मास, तो हमको B चाहिए, B का मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो ये आपका 80 हो गया ये रूट। तो यहाँ से हम क्या निकालें, MB निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। रूट को फेंको उधर, रूट इधर अगर स्क्वायर हो जाएगा, तो MB बाई क्या हो गया 80 इज इक्वल टू, रूट इधर आया स्क्वायर हो गया तो 1/4 हो गया। अरे भाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। तो हमको क्या चाहिए, MB चाहिए। तो MB इज इक्वल टू 80 इधर आ जाएगा, /4 हो गया, यानी आपका क्या हो गया 20। तो क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इज इक्वल टू 20 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है, तो कितना मिला 20 ग्राम पर मोल। क्लियर बात, ऐसे कर सकते हैं ना, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम करते हैं, ये हो गया, चलिए लिख लें फटाफट इतना। तो इस टाइप का सवाल दे सकता है, ध्यान देना। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है,
127 ml यानी वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मतलब कुछ गैस है, सर्टेन गैस डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज्ड इन द सेम, ध्यान सुनना, डिफ्यूज इन द सेम टाइम यानी टाइम दोनों का सेम है, सेम टाइम एज 100 ml ऑफ क्लोरीन अंडर सेम कंडीशन वही सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का मतलब सेम कंडीशन है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस यानी आपको दो गैस दिया है, यहाँ पहले इसको फिल कर लो कि आपके पास एक वेसल है, ठीक है, वेसल है, आपके पास यहाँ पर दो आपका क्या है, गैस है, और एक गैस दे दिया आपका Cl2 यानी क्लोरीन दे दिया, और एक गैस सर्टेन गैस बोल दिया यानी उसको मान लेते हैं चलो X, इसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, इसको हम ये हमको नहीं दिया, सर्टेन गैस बोल दिया, मान लो X। तो दो गैस है, तो बोल रहा है कि 127 ml ऑफ सर्टेन गैस यानी इसका कितना वॉल्यूम है भाई, इसका वॉल्यूम है 127 ml है, और इसका वॉल्यूम कितना है, डिफ्यूजन इसका कितना है 100 ml ऑफ क्लोरीन यानी इसका वॉल्यूम है आपका, इसका भी कितना है भाई, इसका भी आपका, इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, है ना, इसका 100 ml है, ठीक है। अंडर सेम कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर को अब देखना नहीं है, सेम कंडीशन है, तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस यानी इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, क्लोरीन का तो हमको मालूम है 71 होता है, ठीक है, वही आप करोगे, ठीक है। तो पहले तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पहले समझो इसको क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन पहले देखो, तो मुझे बताओ R, इसका रेट ऑफ अगर डिफ्यूजन देखेंगे हम Rx का, तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम बाई T, तो ठीक है, वॉल्यूम कितना है 127 है ना, 127 ml, टाइम तो दोनों का सेम है तो T ही मान लो, और R क्लोरीन का अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे तो वॉल्यूम बाय क्या होता है फॉर्मूला T, वॉल्यूम आपका 100 ml है और टाइम तो कांस्टेंट रहेगा T, ठीक है। तो R1 बाई R2 यानी R1 मतलब फर्स्ट गैस X, ये 2 नंबर गैस यानी क्लोरीन, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं, Rx का निकला कितना निकला 127 ml को छोड़ दो कटेगा वो 127 बाई T, और आपका R क्लोरीन का आपका 100 ml बाई T, ठीक है, इज इक्वल टू हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो M क्या लिखूंगा, M2 बाई M1 होता है, 2 कौन सा है, क्लोरीन है, तो M क्लोरीन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ X, ठीक है, हमको ये चाहिए, ठीक है। चलो तो ये इसको छोड़ो, ये दोनों को हम इक्वल करेंगे, ठीक है, T कटेगा, ये ऊपर जाए T कटेगा ना, तो 127 बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 127 बाई 100, ठीक है। अब देखो M क्लोरीन मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 71 और mx रख दिया इसका रूट ओवर, तो भाई हमको mx चाहिए, रूट को उधर फेंका, रूट को मिटाया, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो mx अगर निकालोगे, mx निकालोगे, ध्यान सुनना, mx निकालोगे तो क्या हो जाएगा mx, हाँ, तो यहाँ पर निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 बाई mx को रख देता हूं मैं, ठीक है, तो हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ x चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, 1 बाई mx को अगर मैं रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा 71 इधर डिवाइड हो जाएगा, 127 बाई क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर और डिवाइड क्या हो जाएगा 71। अब ये सबको कैलकुलेशन करोगे, इसको उल्टाओगे ऊपर, तो फाइनल जो आपका m ऑफ x मिलेगा कितना मिलेगा भाई, मैं लिख दिया हूँ 44 मिलेगा, 44 ग्राम पर मोल, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है।
सिंपल है भाई, इसको डिवाइड, इसको स्क्वायर कर दो, काट दो, इसको ऊपर फेंक दो, पलट जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कितना, mx इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। चलिए लिखे हैं फटाफट, देन हम नेक्स्ट नंबर करेंगे। अब लेंगे हम नीट का सवाल। चलिए नीट का एक सवाल लेते हैं। ठीक है, नीट का सवाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो बताया था ना उसी के जैसा होगा। चलिए, कितना नंबर, 4 नंबर। 2 गैसेस ए एंड बी, ध्यान सुनना, 2 गैसेस, 2 गैस है, 2 गैसेस ए एंड बी, ए एंड बी having the same वॉल्यूम। देखो भाई, वॉल्यूम अब सेम है, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम डिफ्यूज थ्रू a porous partition in 20 and 10 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला जैसा नंबर था, है ना, इन 20 and 10 सेकेंड। ठीक है, द मोलिकुलर mass is 49 mu and फिर पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी विल बी, एक का मॉलिक्यूलर मास दे दिया। ठीक है, ऑप्शन दिया है 6.50 म्यू, बी का ऑप्शन दिया है चलो 12.25 म्यू, सी ऑप्शन दिया है आपको 25.00 म्यू। चलो बताओ कौन सा होगा। ठीक है, ये नीट में पूछा था 2011 में, नीट 2011 को पूछा था। ठीक है, अब क्या पहला जैसा ये नंबर है, फर्स्ट नंबर जो जैसा बताया उसी के अनुसार चलेगा। ये 2 गैस है आपके पास ए एंड बी, जिसका कि सेम वॉल्यूम है ना, थ्रो ए पोरस पार्टीशन, मतलब एक वेसल है पोरस का, इन 20 and 10 सेकेंड। ध्यान सुना, वॉल्यूम सेम है, टाइम आपका सेम है, तो वॉल्यूम बस आपको वॉल्यूम सेम है तो भी रहेगा, टाइम चेंज होगा, एक का 20, एक का 10, जिसे बताया था उसी के अनुसार। तो मॉलिक्यूलर मास इस दे दिया 49 म्यू दे दिया एक का, और एक का दिया है, मतलब ए का दे दिया मॉलिक्यूलर मास इतना, तो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए लिख दो, ए इज इतना दिया है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी आपको निकालना है। ठीक है, चलो तो पहले तो मुझे बताओ आर ए यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ए का क्या होगा, वॉल्यूम सेम है तो भी रहेगा। टाइम कितना लग रहा है भाई, पहला का 20। ठीक है, इसे रेट ऑफ डिफ्यूजन बी क्या होगा, वॉल्यूम सेम है, ये आपका 10। ठीक है, तो हम करेंगे R1/R2, हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो वही लिंक, वही रिलेशन आपको लाना है M2/M1 का अंडर रूट। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम, ये इक्वल करेंगे, है ना, तो क्या होगा R1/R2, सॉरी RA/RB। ठीक है, RA का आया V/20, इसका आया V/10। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे M2 मतलब MB/MA करेंगे इसका रूट। ठीक है, तो भाई आपको ये हाँ ये 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ B हमको निकालना है, MA का दे दिया कितना 49 का रूट ओवर। ठीक है, स्क्वायर इधर आया 4, इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B/49 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है,
तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू, ये 49 है ना, 49 ऊपर आएगा 49/4, ठीक है। तो ये आपका लगभग आएगा 12.25 आएगा, इतना म्यू, ठीक है, 12.25 आएगा ना भाई, कटोगे 4 × 1 4, 4 × 8 पॉइंट आ गया, 4 × 8 4 × 5 20, ठीक है। क्लियर बात, 12.25, तो ऑप्शन है 12.25 ये वाला बी, ठीक है, जैसा पहला बताया था ना उसी के जैसा है। चलिए और करेंगे, चलिए 2012 का ले जाते हैं, 2 क्वेश्चन है। चलिए क्लियर हो गया, चलिए लिख लें, फटाफट लिख लें, फिर हम 2012 का एक ठो लेते हैं। इसी के जैसा है, चलिए खुद करना, ट्राई करना पहले। चलिए नेक्स्ट सवाल कि 50 ml ऑफ ईच गैस, यानी वॉल्यूम 50 ही 50 दे दिया है। ईच गैस नाम दे दिया ए एंड नाम दे दिया बी एंड बी। ईच गैस ए एंड बी टेक्स, ध्यान सुनना, टेक्स 150 एंड 200 सेकेंड, 200 सेकेंड, एस मतलब सेकेंड है ना, फॉर इफ्यूजन। अब भाई डिफ्यूजन और इफ्यूजन का कहानी सेम फॉर्मूला यूज होगा, थ्रो ए पिन होल, है ना, मतलब इफ्यूजन हो रहा है तो पिन होल होगा, अंडर प्रेशर भी होगा, लेकिन हमारा प्रेशर का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, है ना, पिन होल अंडर, हाँ अंडर द लिखा है, अंडर द सिमिलर कंडीशन, if molecular mass, ध्यान सुना, if molecular mass of gas B is 36, यानी B का दे दिया है, तो आपको पूछा है द molecular mass of A is, ठीक है। चलो मैं ऑप्शन दिया, फर्स्ट वाला दिया 20.25, बी ऑप्शन दिया 96, सी ऑप्शन दिया 32। चलो बताओ सॉल्यूशन, बताओ जल्दी बताओ, बहुत इजी है, वही जैसे मैं बताया वैसे करना है। 2 ठो गैस है ए और बी, 2 ठो गैस है ए और बी, जिसका कि वॉल्यूम दोनों का 50 ml है, लेकिन टाइम डिफरेंट है। तो क्या करोगे, पहले तो निकालो रेट ऑफ डिफ्यूजन ए का, है ना, तो क्या करोगे, वॉल्यूम आपका भी 50 है, टाइम आपका 150 है, ठीक है। आर बी निकालो, क्या है, ये भी वॉल्यूम सेम है, और आपका वॉल्यूम तो सेम है, V/T कितना लग रहा है इसको, 200 सेकेंड, ठीक है। तो निकालोगे RA/RB, RA का वैल्यू मिला 50/150, RB का 50/200 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या करोगे, बी का बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए का, इसका रूट, ठीक है। चलो इसको मत देखो, इसको काटो, कट रहा है, 200 ऊपर आएगा तो 200/150 हो जाएगा, क्या होगा, 200/150 हो जाएगा, है ना, 200/50 150 हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कितना है, 36 है, 36 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमको ए चाहिए, है ना, ठीक है। तो इसको इधर फेंकेंगे तो ये इसको मिटा दो डायरेक्ट, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब काटोगे सब,
कैलकुलेशन अगर करोगे तो फाइनल जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए आएगा वो आएगा आपका 20.25 लगभग आएगा, 20.25। हाँ अगर, हाँ ये ठीक है, ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेशन 36 का 6 कर सकते हो, फिर बाद में रूट को इधर फेंक सकते हो, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए ये आया था आपका नीट में 2012 को आया था। चलिए मैं जेई का सवाल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, जेई का लूँगा तो, ठीक है, बस नीट का कर लेते हैं सवाल कुछ। वैसे जेई का भी वैसे थोड़ा हल्का फुल्का एडवांस आएगा, ठीक है, बाकी का तो वही है, कहानी फॉर्मूला समझ में आ गया तो सवाल में आप अप्लाई करना है, बस सवाल को थोड़ा समझ जाओ, कैसा लिखा है क्या क्या है सब कहानी समझ जाओ, फिर सवाल कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो दिमाग में लाओ, फिर करो, ठीक है, और खुद करते 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 हो जाता है, ठीक है, सवाल टाइम नहीं लगता है। हाँ नीचे का थोड़ा आपको टाइम लगेगा, यहाँ पर जो कैलकुलेशन होता है, बाकी सवाल को कैसे डालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या पूछा है, सब पहले समझना पड़ता है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, क्या है क्या बोला है, ठीक, कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। चलिए इतना दूर आपका हो गया, और एक सवाल लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है, हो गया, लिख लिए। चलिए अब लास्ट सवाल लेंगे, चलिए अब दिमाग वाला सवाल मैं आपको पूछता हूँ एक, ठीक है, इसको करके देखना। आपको पूछा है ए सर्टेन गैस, ध्यान सुनना, ए सर्टेन गैस takes 3 times as long to effuse out helium gas, ठीक है, its molecular mass will be, क्या होगा, ठीक है, छोटा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना, इस प्रकार का सवाल भी बनता है, 64 म्यू, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, सिंपल, पहले समझो इसको क्या पूछा है, पहले समझो क्या बोला है कि ए सर्टेन गैस, मतलब आपके पास कोई एक गैस है, सर्टेन गैस मान लो एक्स मान लो, ठीक है, आपके पास एक सर्टेन गैस है, मान लो उसको एक्स, ठीक है, गैस टेक्स 3 टाइम्स, यानी जो आपका सर्टेन गैस है, जो एक्स गैस है, वो 3 टाइम्स एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट ऑफ हीलियम, यानी हीलियम से 3 गुना वो इफ्यूज हो रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत इजी है, यानी आपके पास क्या एक सर्टेन गैस है, आपके पास एक सर्टेन गैस है, सर्टेन मतलब कोई मान लो अननोन गैस है ना, सर्टेन गैस है, मान लो उसको से एक्स, ठीक है, क्या एक्स है, और एक तो हीलियम है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो आपका सर्टेन गैस है, इसका जो इफ्यूजन हो रहा है हीलियम से 3 गुना हो रहा है, ठीक है, यानी जो आपका रेट ऑफ, अगर हम लिखेंगे रेट ऑफ हीलियम से ये 3 गुना इसका है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, हाँ रेट ऑफ इफ्यूजन ये 3 गुना है ना, ये 3 गुना है, RX 3 गुना है, सिंपल हो गया ना, हुआ कि नहीं हो, आप निकाल सकते हो ना, ठीक है, अब नहीं निकाल सकते, RHE बाई क्या करोगे RX इक्वल टू हम 3 लिख सकते हैं, चलो RHE हम कैसे कर सकते हैं भाई, RHE
RH, हमको मोलिकुलर मास चाहिए ना, तो इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, M2/M1। तो भाई M2 क्या है, M2 मतलब समझना, M2 मतलब आपका M गैस और ये आपका M हीलियम, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा रूट ओवर, ठीक है। ये R1/R2 है ना, ठीक है, M गैस, ठीक है। अब ये इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं, स्क्वायर को, ये रूट को इधर पे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू M गैस बाई M He हीलियम, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको इधर लिखा। M गैस हमको ये चाहिए, M गैस यानी गैस मतलब सटन गैस, अननोन गैस जो हम X लिए हैं, X लिख दो इसको, ठीक रहेगा। हमको MX चाहिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MH इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, MH इधर आएगा, ये तो 9 हो गया, और आपका MHe यानी मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम, तो MX इज इक्वल टू 9 इंटू हीलियम का मॉलिकुलर मास क्या होता है भाई, हाइड्रोजन हीलियम, 2 दूना 2 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। तो आपका MX जो मिल जाएगा 36 म्यू, 36 म्यू, 36 म्यू, 36 म्यू, कौन सा है 36, ये वाला है ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट ऑफ हीलियम, यानी हीलियम से 2 गुना टाइम ले रहा है, 2 गुना टाइम ले रहा है, तो 3 इंटू ये कर देते हैं, ठीक है। क्लियर बात। तो ये डिवाइड कर दे तो R1/R2 टर्म में आ गया, तो इक्वल टू हम M2/M1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका, ये भी 2000 में पूछा था, ये मेन में पूछा था, NEET, ठीक है। तो भाई इस प्रकार का सवाल और आप कर सकते हैं, बहुत सारा सवाल बन सकता है ना, लेकिन सेम टाइप का ही बनेगा, तो आप बाकी के कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बन सकता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया, ठीक है। तो गाइस इसके बाद हम लेक्चर लाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैस का हो। काइनेटिक थ्योरी सिंपल, आपका काइनेटिक थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ से मेन टॉपिक आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।